नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। देश में कोरोना की दूसरी लहर पूरी तरह से काबू में है। इतना ही नहीं, केंद्र के साथ ही सभी राज्यों की सरकार ये भी दावा कर रही है कि तीसरी लहर से निपटने के लिए जरूरी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। खैर, तमाम इंतजाम कितने पर्याप्त हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन केंद्र सरकार ने महामारी में सुस्त या कहें कि पस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए एक बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान भी किया है। यह पैकेज 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा का है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन समेत तमाम क्षेत्रों के लिए बड़े ऐलान किए। सरकार देश में मेडिकल सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 50,000 करोड़ रुपए का खर्च करेगी। साथ ही कोरोना के चलते लगे लॉकडाउन और उसकी वजह से छोटे उद्यमियों को जो नुकसान हुआ है, उन्हें उससे उबारने के लिए भी वित्त मंत्री ने बड़ी घोषणाएं की है। वैसे कोरोना काल में पहली बार नहीं है जब सरकार ने राहत पैकेज की घोषणा की है। इसके पहले साल 2020 में जब कोरोना की पहली लहर आई थी और लंबे समय तक देश में लॉकडाउन लगा था, तब इकोनॉमी को मजबूत देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज का ऐलान हुआ था। वहीं इस बार उम्मीद के मुताबिक सरकार ने लोगों को राहत देने की कोशिश की है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि इस आर्थिक पैकेज से पहले ही की तरह किसी के हाथ कुछ नहीं लगने वाला। खैर, मोदी सरकार ने बड़े ऐलान से वाकई किसका कितना भला होगा? जनता मांगे जवाब में आज चर्चा इसी को लेकर होगी। आज के मुद्दे इकोनॉमी को इंजेक्शन में। तो कोरोना के चलते देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हुई है और ये जल्द पटरी पर लौटेगी, इसकी उम्मीद कम ही है। हालांकि केंद्र सरकार ने इकोनॉमी को एक बार फिर ट्रैक पर लाने के लिए इंजेक्शन दिया है, जिसे कई आर्थिक जानकार बूस्टर डोज की तरह देख रहे हैं, तो कुछ विपक्ष की तरह ही इसे महज ढकोसला बता रहे हैं। खैर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुल 26,28,993 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज का जो ऐलान किया है, उसमें किसके हिस्से क्या आया है, क्या ये बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर मार करने में भी कामयाब होगा या आम आदमी की मुसीबतें और बढ़ेंगी? चलिए इसे लेकर चर्चा शुरू करें। इसके बाद देखते हैं महामारी में पस्त अर्थव्यवस्था में जान फूंकने की कोशिश। 6,29,000 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान। बड़ा सवाल, किसको होगा कितना फायदा? देश में कोरोना की दूसरी लहर ने इस कदर कहर बरपाया है कि न सिर्फ जिंदगी बल्कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बेपटरी हो गई। हालांकि अब जब संक्रमण की सुनामी थम गई है, तो तमाम राज्यों में लगे प्रतिबंध खत्म होने के साथ ही हालात धीरे धीरे ही सही लेकिन सामान्य हो रहे हैं। वहीं अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए केंद्र सरकार ने 8 बड़े राहत उपायों की घोषणा की है। इनमें 4 एकदम नए बताए जा रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना की पहली और दूसरी लहर से प्रभावित सेक्टर्स के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी योजना की घोषणा की है, जिसमें स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 50,000 करोड़ रुपए और दूसरे क्षेत्रों के लिए 60,000 करोड़ रुपए की सहायता देने का ऐलान हुआ है। छोटे कारोबारियों को विशेष राहत मुहैया कराते हुए 1,25,000 रुपए तक का सस्ता कर्ज देने का ऐलान किया गया है। इससे देश भर में 25 लाख छोटे कारोबारियों को राहत मिलेगी। इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का विस्तार 31 मार्च 2022 तक करने का ऐलान किया गया है। इसके तहत 15,000 रुपए से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए ईपीएफ में केंद्र की ओर से 24% अंशदान जमा कराने की योजना मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई। पर्यटन के क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। वित्त मंत्री ने 1 लाख रुपए तक की सहायता टूरिस्ट गाइड को देने का ऐलान किया है। वहीं टूरिस्ट एजेंसी को 10 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी। इसके साथ ही भारत आने वाले पहले 5 लाख टूरिस्ट को वीजा शुल्क भी नहीं देना पड़ेगा। ये योजना अगले साल 31 मार्च तक जारी रहेगी। इस पर कुल 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकार ने उत्तर पूर्वी राज्यों के किसानों के लिए 70.45 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। इससे इन राज्यों के किसानों के लिए फसल की अच्छी कीमत मिल सकेगी। वहीं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भी 33,000 करोड़ रुपए की मदद देने का ऐलान हुआ है।
वित्त मंत्री ने कहा है कि डिजिटल इंडिया के तहत सभी गांवों को ब्रॉडबैंड के तहत लाया जाएगा, जिसमें 19,041 करोड़ रुपए का खर्च होगा। इस तरह के कई क्षेत्रों पर फोकस करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुल 6,29,000 करोड़ रुपए के करीब आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। हालांकि कांग्रेस इस पैकेज से संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है, फाइनेंस मिनिस्टर के आर्थिक पैकेज को कोई परिवार अपने रहने खाने दवा बच्चे की स्कूल फीस पर खर्च नहीं कर सकता। राहुल गांधी के मुताबिक ये पैकेज नहीं, एक और ढकोसला है। कांग्रेस के साथ ही अन्य विपक्षी पार्टियां भी केंद्र सरकार के पैकेज को हवा हवाई बता रही हैं। खैर, राजनीति से तरफ सरकार ने जो राहत पैकेज का ऐलान किया है, उससे वाकई कितनी राहत मिलती है, किसको कितना फायदा होता है, ये देखना अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। इकोनॉमी को जो इंजेक्शन लगा है, जिसे बूस्टर डोज भी कहा जा रहा है, इससे वाकई किसका कितना फायदा होगा, चलिए इसे लेकर चर्चा शुरू करते हैं। जिसमें हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी नेता हैं विकास बोंद्रिया जी। बोंद्रिया जी, हमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्र जी हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे। रायपुर से हैं अर्थशास्त्री रविंद्र ब्राह्मणे जी और वरिष्ठ पत्रकार शशिकांत द्विवेदी जी हमारे साथ हैं। आप दोनों लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है। पहले ब्राह्मणे साहब, आपसे ही सवाल है, ये पहले 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया गया था, उससे कितनी राहत मिली है आम जनता को, और जो अभी 6 लाख से भी ज्यादा करोड़ का जो पैकेज दिया गया है, इससे किस वर्ग को फायदा होगा? देखिए, जो सरकार के जो राहत की घोषणाएं हैं, उनका जो एक स्पष्ट जो मैसेज है जी, वो ये है कि जो ये सप्लाई जो साइड है, जो कि एंटरप्रेन्योर हैं, जो बिजनेस हैं, जो उद्योगपति हैं और दूसरे जो क्षेत्र हैं जी, उनको जो है ज़्यादातर जो निर्भर रहना है, वो यदि जो अपनी अर्थव्यवस्था में जो योगदान देना चाहते हैं, तो वो बैंक से लोन के माध्यम से उनको मिल सकता है और जो है उसमें राहतें उतनी ज़्यादा नहीं हैं। तो लोन में कुछ ये ज़रूर है कि कुछ जो सेक्टर को ज़रूर थोड़ा सा जो कम ब्याज दर पे भी उनको लोन मिलेगा, पर ये ज़्यादातर राहतें जो लोन के रूप में हैं। और इससे तो ये जो यानी जो सप्लाई साइड मैनेजमेंट कर रहे हैं, इसमें जो है शॉर्ट टर्म में उन एंटरप्रेन्योर्स को कुछ राहत हो सकती है, जो कि जिनके पास थोड़ा सा रेवेन्यू का शॉर्टेज हो, रेवेन्यू नहीं पूरी हो पा रही हैं उनके पास अपने काम के लिए, तो उनको ज़रूर थोड़ी सी राहत मिल सकती है। और अभी का जो पैकेज है, जो 6 लाख करोड़ से ज़्यादा का पैकेज है, इसमें यदि आप देखेंगे तो जो बजट जो आया था और बजट के बाद जो कुछ उसमें योजनाएं थी और यहाँ पे जो पैकेज दिया गया है, तो उस बजट पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है, बजट का हमारा जो साइज अब बजट था और ये नए पैकेज, तो क्या वो बजट से अलग हैं या बजट में की कुछ चीज़ें इसमें मिली हुई हैं। तो इन चीज़ों को यदि आप देखेंगे तो 3 जो चीज़ें हैं, जो फूड गेंस पर कुछ इन्होंने लोगों के लिए कहा है, गरीब लोगों को फूड गेंस तो दिया जाना है, हेल्थ केयर के लिए है, और जो दूसरी स्कीम है उस पर लगभग 60,000 से लेके 1 लाख करोड़ तक का ही जो है ये जो एक स्टिमुलस जो हम समझें बजट में एक्स्ट्रा जो बर्डन बजट पे आएगा वही है। तो ये साइज में जरूर आपको लग रहा है 6.5 लाख करोड़ का, 6 लाख से ज़्यादा करोड़ का पैकेज है, पर ये पूरा पैकेज जो है एक क्रेडिट गारंटी और लोन के रूप में है। और आप जानते हैं कि अभी जो विभिन्न उद्योग हैं और दूसरे मैन्युफैक्चरर हैं हमारे देश में, जो क्रेडिट ग्रोथ है वो बहुत कम है, क्रेडिट नहीं ले रहे हैं। इसलिए नहीं ले रहे हैं कि उनको कोई मोटिवेशन नहीं है, बैंक यानी जो उद्योगपति हैं उनको कोई मोटिवेशन नहीं है कि वो लोन लेके जाके अपने और उद्योग को बढ़ाएं या एक्सपांशन करें। तो ऐसा मोटिवेशन का जो है, चूंकि इकोनॉमी की जो स्थिति है उसको देखते हुए, तो इसलिए वो ये दिखता है कि जो क्रेडिट ग्रोथ भी है, जो आरबीआई की भी रिपोर्ट आप देखें तो उसमें क्रेडिट ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो ये क्रेडिट ग्रोथ एक तरफ नहीं हो रहा है, और यदि आप कहेंगे हम क्रेडिट दे रहे हैं, तो सवाल ये है कि उस क्रेडिट को लेने के लिए कौन आगे आएगा जी। ये एक इसका, इसीलिए इसका जो प्रभाव है थोड़ा सा जो इकोनॉमी में थोड़ा सीमित प्रभाव होगा।
और ये एक शॉर्ट टर्म हो सकता है उन लोगों के लिए। मैंने पहले भी कहा कि उन उद्योगों के लिए, उन मैन्युफैक्चरर के लिए, उन स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के लिए जिनके पास अभी जो रेवेन्यू का भाव है नहीं मिल पा रहा है, उनकी वर्किंग प्रभावित है, वो अपना काम नहीं कर पा रहे, उनको शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा राहत मिल सकता है। या कोई जो छोटा उद्योगपति है वो यदि बैंकरप्ट ना हो जाए, उसको थोड़ा सा इसमें लोन में राहत मिल सकती है। बाकी नहीं मिलेगी। हम वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ शशिकांत त्रिवेदी जी, आपने भी इसको एनालिसिस किया होगा, जैसे कि ब्राह्मण जी ने कहा है कि केवल लोन है, इसमें यह भी स्पष्ट नहीं है कि लोन का वो ब्याज कितना लेंगे, इंटरेस्ट किस दर से लेंगे, कितना लेंगे, ये भी बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है। आपने इसका एनालिसिस किया होगा, क्या लग रहा है आपको? देखिए, क्या ब्रह्मे जी और आपने जो सवाल उठाया है, मैं उससे और एक सवाल जोड़ देता हूँ उसमें कि ये जो पैकेज है, हम लोगों ने जो सीखा है कि बैंक का जो भी मैटर होता है, वो लोन देने वाला, क्रेडिट वाला, वो सब कुछ आरबीआई देखती है जी। यहाँ सरकार किसे लोन दे रही है बैंकों के थ्रू, ऑफ बजट है, ये बजट तो है नहीं, बजट में अनाउंस हुआ नहीं है, ये टेक्निकल सवाल है, इसका उत्तर मेरे पास है ना, मुझे किसी ने बताया कि ये कैसे पॉसिबल है। या तो आप बजट में प्रोविजनिंग करते हैं तो कंसोलिडेटेड फंड से लेते हैं, तो फिर आपका पार्लियामेंट में जाएगा, उस पर सबके बहस होगी, फिर आकर के वो पब्लिक में वो मनी अकाउंट में जाता है, पब्लिक को मिलता है, चाहे वो किसी भी तरह का रिलीफ हो या जो कुछ भी हो। तो एक तो ये टेक्निकल समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि आरबीआई का क्या कहना है, बैंकों की कंडीशन क्या है। अभी कैश फ्लड हो रहा है देश में, मतलब अभी मैं डेटा देख रहा था, 21 मई को करीब 30 लाख करोड़ टच कर रहा था कैश। तो जब कैश ही एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है और लोन और देंगे तो फिर महंगाई कहाँ जाएगी, बिना डिमांड के वैसे ही महंगाई बढ़ी हुई है। तो अभी जो टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, तो टूल्स है नहीं आपके पास, और जो टूल्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा ब्रह्मे जी ने बताया कि वो एक्चुअली सारा कुछ लोन है, तो क्या लोग लोन लेने की स्थिति में है आज? वो 6% पर आप मकानों के लोन दे रहे हैं, फिर भी कोई लेने को तैयार नहीं है। लोग तो अपने मकान सेल कर रहे हैं, वो मकान लेने को कोई तैयार नहीं है। तो बैंकों के पास तो अभी सेकेंडरी मॉर्गेज का क्राइसिस आ रहा है कि वो कैसे मैनेज करेगी, किसी को पता नहीं कि क्या चल क्या रहा है। तो ये जो आपका लोन पैकेज है एक तरह का, ये क्या करेगा, लोग लेंगे नहीं लेंगे, और लेंगे तो वो किस एक्टिविटी में लगाएंगे? अभी सारा कुछ बंद पड़ा हुआ है, ऑलमोस्ट बंद है बहुत जगह, अभी लोग डरे हुए हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, वैक्सीनेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तरह तरह की खबरें आ रही हैं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट भी आ रहा है, तीसरी लहर आ रही है, तो लोग डरे हुए हैं। फिर भी मान लीजिए कि कोई ऑनलाइन बिजनेस करके कुछ नया इनोवेशन करके शुरू करना चाहता है, कुछ स्टार्टअप, तो वो जो प्रश्न आप उठा रहे हैं कि दर क्या होगी, वो किस बैंक के पास जाएगा, किस स्कीम में जाएगा, क्या करेगा, क्या उसको रिटर्न करना है, कैसे करना है, अभी इसका कुछ जो खाका है वो है नहीं किसी के पास। जी बिल्कुल। हमारे साथ एक और अर्थशास्त्री हैं अभिषेक मोदी जी की भी राय सुन लेते हैं, फिर पक्ष विपक्ष की बात करेंगे। मोदी जी, जिस तरह से अभी आपने नहीं सुन पाए हैं, ब्राह्मण जी ने कहा है कि ये जो भी पैकेज दिया गया है, इसमें ज्यादातर लोन की है, लोन कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है, जो बैंक करप्ट हो रहे हैं, जिनका जो दिवालिया घोषित हो रहे हैं छोटे छोटे उद्योगपति, उनको लोन मिल जाएगा, उससे थोड़ी बहुत राहत मिल जाएगी। लेकिन कुछ चीजें इसमें ये भी कही गई हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में 50,000 करोड़ खर्च करेंगे, डिजिटल इंडिया के तहत 19,041 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। इससे क्या फायदा होगा? साथ में जो किसानों के लिए जो बताया गया है कि 14,000 करोड़ से ऊपर का किसानों को राहत देने के लिए खर्च किया जाएगा, ये तो लोन के तहत नहीं है। जी सर, एक्चुअली मैं ये बताना चाहूंगा, मैंने सुना नहीं पर मैं बता रहा हूँ कि 8 मेजर्स लिए हैं। पहला मेजर उन्होंने जो लिया है वो ये लिया है कि 50,000 करोड़ हेल्थ सेक्टर को दिए हैं जी, और 60,000 करोड़ जो है वो अदर सेक्टर को दिए जी। दूसरा मेजर उन्होंने लिया है कि ECLGS जो होती है स्कीम, पहले से चल रही थी, ये इमरजेंसी क्रेडिट लाइन, जिसको 3 लाख करोड़ से 4.5 लाख करोड़ किया है। और तीसरी एक स्कीम थी क्रेडिट गारंटी स्कीम, जिसको इन्होंने लॉन्च किया है छोटे बोरोवर्स के लिए जी। और ये जो देंगे ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के थ्रू देंगे। चौथा मेजर उन्होंने लिया है सर, जो टूरिज्म है उसको बचाने के लिए उन्होंने 100% गारंटी लोन दिया है जी। पांचवा लिया है उन्होंने 5 लाख टूरिस्ट को फ्री वीजा देने के लिए। छठा लिया है सर उन्होंने आत्म भारत रोजगार योजना को एक्सटेंड किया है 30 जून से 31 मार्च 22 तक। सातवां लिया है कि फार्मर्स को जो प्रोटीन बेस्ड फर्टिलाइजर सब्सिडी पहले मिल रही थी उसको 15,000 करोड़ तक देने की घोषणा की है। और 8वां उन्होंने लिया है जो फ्री
फूड ग्रेन है वो गरीब लोगों को, वो मई की जगह नवंबर 21 लिया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में। अब सर ये तो जो आपने बोला कि ये योजनाएं हैं जी, पर इसमें से जैसे अपन ने बात करी है लोन की, तो 2 तरह के लोन मिल रहे हैं, ECLCG जी एक, और जो दूसरा है क्रेडिट गारंटी स्कीम जी। तो सर कारण ये था कि बहुत सारे बिजनेस जो हैं वो बंद होने की कगार पे थे, तो जो बैंक है उनको रिवाइवल का मौका नहीं मिल पा रहा था, तो जो एनपीए में हो रहे थे वो एनपीए से बचाने के लिए ये स्कीम दी हुई है, जिसमें उनको टोटल लिमिट को एक बार वापस से रिवाइव करके और अलग से पैसा दिया जाएगा ताकि वो वर्किंग कर पाए। ये उनका जो खाका है वो ये दिखता है कि ये है, पर अभी इसकी जो आउटलाइन है वो पूरी प्रॉपर आ जाए, बैंकों के पास में नोटिफिकेशंस आ जाए, फिर एक्चुअली पता चलेगा कि चाह क्या रहे। नहीं मोदी जैसे अभी शशिकांत जी ने बहुत बड़े पत्रकार हैं, बहुत लंबे समय से 30 साल से मैं देख रहा हूँ बिजनेस को लेकर के वो हमेशा रिपोर्टिंग करते रहे। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात उठाई है, उन्होंने कहा है कि ये आरबीआई तय करेगा, बैंकों की स्थिति ऑलरेडी पहले से कुछ खराब चल रही है, उनके पास पैसा है कि नहीं है, बिल्कुल सही है, तो वो मिलेगा भी नहीं मिलेगा इस पे भी सवाल है। नहीं सर मिलेगा, इस पे सवाल नहीं है, वो मिलेगा। कारण ये है कि अगर ये जो बजट अभी मैं सुन रहा था तो उन्होंने बोला कि बजट में प्रावधान होता है, फिर वो पारित होता है लोकसभा में और फिर आता है, ऐसा नहीं है। ये इमरजेंसी लाइन में जो अभी तक पैकेज उन्होंने अनाउंस किए हैं ये उसी अनाउंसमेंट के तहत है, तो ये फंडिंग आरबीआई एक अपनी वो बनाएगी, और जो अभी मॉनेटरी पॉलिसी आएगी, अभी 2 मॉनेटरी पॉलिसी आ चुकी है इस साल की, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर की, तो अभी एक और आएगी, उस मॉनेटरी पॉलिसी में ये अनाउंस हो जाएगा, तो वो मिलेगा सर, उसमें ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। सर मेरा प्रश्न ये है कि क्या सरकार कंसोलिडेटेड फंड से ऐसे पैसे निकाल सकती है क्या, प्रश्न ये है मेरा। उसके लिए पार्लियामेंट है, हाउस में उसमें चर्चा होती है, बैठक होती है, भले स्पेशल सेशन लाना पड़े, या आप उठा करके कंसोलिडेटेड फंड से और भारत की संचित निधि से दे सकते हैं, दैट इज द क्वेश्चन। वो ब्रह्मे जी ने चूंकि कहा उसी को मैंने आगे बढ़ाया, वही त्रिपाठी जी ने कहा, तो मेरी ये समझ में नहीं आया, मैं इस मामले में अज्ञानी हूँ थोड़ा। नहीं, ये बैंकों का जो मैटर होता है, लोन देना लेना, रेट तय करना, ये मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से आरबीआई तय करती है। आरबीआई तो ये जो पैकेज चल रहे हैं, क्या उनको पार्लियामेंट की मंजूरी है? बात सुन लें जी शशिकांत जी, पार्लियामेंट की मंजूरी है क्या? क्योंकि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंसोलिडेटेड फंड से तभी निकालने की अनुमति देता है जब दोनों सदनों में बहस हो गई हो और उसको मंजूरी मिल गई हो। तो ये क्या है, दैट्स व्हाट आई फेल टू अंडरस्टैंड। ये मेरी समझ में आया नहीं कि ये पैकेज कहाँ से आया है। बजट में प्रोविजन है तो बहुत अच्छा है, फिर तो दे सकते हैं। नहीं बजट में तो सर बजट के प्रोविजन से अगर अलग है, ऑफ बजट है। शशिकांत जी एक मिनट, मोदी जी आपको जो आपने सवाल किया है वो बता रहे हैं। जी मोदी जी। सर मैं ये बोलना चाह रहा था कि उन्होंने बजट में इसका प्रोविजन पहले कर लिया था, बजट का जो फंड अलोकेटेड था ऑलरेडी उसमें उन्होंने इतनी प्रोविजनिंग करके रखी थी, ये उसी फंड से अलोकेटेड, अलग से नहीं लिया है सर उन्होंने कंसोलिडेटेड फंड से। अच्छा, आपका कहना है कि बजट जब आया उससे पहले, कोविड से पहले ये फंडिंग कर रखी थी कि हम 2 बार ऐसा पैकेज देंगे, ऐसा था? नहीं सर, अभी जो फरवरी 2021 में जो बजट आया था उस बजट में ऑलरेडी उन्होंने इमरजेंसी के लिए एक फंड पहले बना के रखा था, उस फंड को यूटिलाइज नहीं किया है, ये उन्होंने उस फंड से घोषणा की है। आउटलाइन और आ जाएगी तो मैं आपको बहुत जस्टिफाई कर सकता हूं सर कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। पार्लियामेंट से कंसोलिडेटेड फंड से निकालने का तो उनको पावर ही नहीं है, क्योंकि दोनों सदनों से पास होगा उसके बाद आएगा, तो ये जो उनके पास बजटेड फंड है उसी फंड में से दिया है, अलग से नहीं लाया होगा सर। चलिए तो फिर उसको फिर तय आरबीआई करेगी? बिल्कुल आरबीआई करेगी सर, आरबीआई के पास ही है, उन्होंने सिर्फ एक आउटलाइन बनाई है, बाकी की सारी पावर्स आरबीआई के पास है। चलिए मोदी जी और ब्रह्मे जी और शशिकांत जी, मैं फिर आपके पास आऊंगा, थोड़ा सा पक्ष और विपक्ष की बात भी जान लेते हैं। मिश्रा जी आप भी अपना सवाल उठा लीजिए, फिर उसके बाद आपके राहुल जी ने ट्वीट किया है कि सब ढकोसला है। नहीं त्रिपाठी जी देखिए, आपने भी देखा ये विद्वान लोग जो बात कर रहे हैं, मैं अर्थशास्त्री नहीं हूँ, लेकिन जहां तक मेरी समझ में आ रहा है तो सिर्फ राहुल जी की बात प्रूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे कि आज कंसोलिडेटेड बजट जो है उसको आप घोषणा कर रहे हो, अब इमरजेंसी में आपने क्या रखा है, अगर रखा है तो आरबीआई से आपका टकराव सरकार का होगा कि नहीं होगा, समय बताएगा। कंसोलिडेटेड फंड से नहीं ले रहे हैं, मोदी जी ने बताया कि पहले से बजट की व्यवस्था कर ली गई थी, एक आकस्मिक जो बजट होता है मेरा तो उसको भी तो आरबीआई तय करेगी ना,
उस बजट की भी जो डिसबर्समेंट है उसको आरबीआई तय करेगी। आपके पास में अभी एक मिनट ब्राह्मण जी कुछ कह रहे हैं, वो शायद कुछ मैं आपका जी ब्राह्मण साहब। जी हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो सरकार का जो बजट था 21-22 का बजट था, वो लगभग आप देखेंगे 34 लाख करोड़ का जो बजट था सरकार का, ठीक है ना। तो ये इतना प्रोविजन है। अब ये जो नया जो अभी 6 लाख करोड़ का ये जो आया स्टिमुलस पैकेज आया है, इस पैकेज में जो नया जो भार पड़ रहा है बजट पे, वो नया भार पड़ रहा है लगभग 60,000 से लेके 1 लाख करोड़ के बीच में। इस स्टिमुलस का भार बजट पे पड़ रहा है। तो दो चीज हो सकती है, या तो दूसरे मद में जो पैसा खर्च हो रहा है उसको कम कर देंगे तो आपका बजट 34 लाख करोड़ का ही रहेगा, या फिर ये आप जो बजट का जो साइज है, क्योंकि रिवाइज बजट भी आता है, तो ये बजट का साइज 34 लाख करोड़ से बढ़ के 34,60,000 करोड़ हो जाएगा। तो ये सारा पारित होगा। तो ये मैं ये कहना चाह रहा था कि जो 6 लाख करोड़ से ज्यादा का जो पैकेज है, इसमें बजट में भार 60,000 से लेके 1 लाख करोड़ के बीच में कुछ इसका भार आ रहा है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। तो ये मैं एक क्लियर करना चाह रहा हूं। और बाकी 6 लाख करोड़ का क्या होगा भाई? 6.5 लाख में अगर 60,000 बजट में भार आ गया, नहीं तो बाकी जो 6 लाख करोड़ है उसका क्या होगा? जो 6.5 लाख की घोषणा की है इन्होंने, 6.5 लाख करोड़ की, तो जो 60,000 तो बजट में शामिल हो गया। 6 लाख करोड़ के लिए कैसे डिस्कस, या तो आरबीआई से जाना पड़ेगा या फिर दोनों सदनों को बैठा के उस पर डिस्कस करना पड़ेगा। जी मुझे जानकारी दे दीजिए। जी हाँ, नहीं देखिए, वो उन्होंने जो लोन की जो बात रखी है, लोन देने की जो बात रखी है, क्रेडिट गारंटी की जो बात रखी है इसके अंतर्गत, तो वो तो पैसा जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा है। वो लोन तो आरबीआई के माध्यम से, आरबीआई की गाइडलाइन बैंकों के पास आएगी, उसके माध्यम से दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि इन्होंने तो रखा है कि इतना लोन दिया जाएगा, सवाल यह है कि लोग लोन लेने के लिए आएंगे या नहीं आएंगे, लेंगे या नहीं सवाल लेंगे। भी यही है। एक अलग मुद्दा है ना कि आपने कह दिया। हाँ, क्या है त्रिपाठी जी, जी आज इस स्थिति में नहीं है कि हम लोन लेके वो चला सके, क्योंकि बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर जो किसी छोटे व्यापारी का खत्म हो चुका है। तो आपको इससे ज्यादा सब्सिडी में जाना था। और देखिए आंकड़ों की बाजीगरी, 60, अभी आपने ब्रह्म जी को सुना, 60,000 करोड़ के, 60,000 के आसपास करोड़ के आसपास इसका खर्च आएगा। 6.5 लाख करोड़ की आप बात कर रहे हो, कहाँ घुमाना चाह रहे हो, कहाँ फिराना चाह रहे हो? यही हम कहते हैं कि आंकड़ों की बाजीगरी है, तो हमसे कहते हैं कि आप सवाल उठाते। इसके पहले आपने 20 लाख करोड़ का क्या किया, वो सवाल उठता है। आप सिर्फ लोन देने को आप राहत पैकेज की बात कर रहे हैं। देखिए मेरा ये कहना है कि आज छोटा व्यवसायी मर चुका है, छोटे व्यवसायी का व्यवसाय खत्म हो चुका है। किसानों की तरफ आप देखिए, डीएपी में इन्होंने, सरकार ने किस तरीके से आंकड़ेबाजी की त्रिपाठी जी। 1200 रुपए की डीएपी 1900 रुपए कर दी। सुनिए मेरी बात, जब विरोध हुआ तो उस पर सब्सिडी दे दी वापस। तो वो 1200 किसान से लेंगे, 1200 सरकार और देगी, तो 2400 रुपए की। तो मतलब ये सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी। जो 1200 रुपए की 1900 की थी, आपने उसमें सब्सिडी जोड़ के 2400 की कर दी। मतलब 1200 रुपए किसान से लोगे, 1200 रुपए सरकार देगी। तो मेरा ये कहना है कि ये सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी। त्रिपाठी जी, किसानों की मदद अगर करना था आपको इस कोरोना काल में, जहां उनको फसल का मूल्य नहीं मिला, तब आपने क्रेडिट कार्ड, केसीसी की वसूली पे चक्रवर्ती रगड़ दिया अगर वो लेट हो गए तो। किसानों के राहत के लिए 15,000 करोड़ वही मैं पूछ रहा हूं, है कहां? कुछ भी घोषणा करिए आप, लेकिन जमीन पर तो दिखना चाहिए। डीएपी की बात की आपने, देखा कि आज अगर किसान को राहत पहुंचाना है तो वो जो कर्ज पे उसका ब्याज बढ़ रहा है उसको माफ कर दीजिए आप, तब तो समझ में आएगा कि आप कुछ करना चाहते हैं। लेकिन आप उस पर राहत देने की बात कर, और सिर्फ लोन के अलावा आप ये देखिए, उसमें भी उद्योगपतियों के लिए बजट में प्रावधान पहले से कर चुके हो आप। अच्छा, ये लोन इंटरेस्ट पर, हाँ मेरा ये कहना है, गरीब भैया लोन ले लेगा, इंटरेस्ट कहां से देगा? जो अभी तीसरी लहर और आ रही, फिर बंद हो जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि ये लोन देने को ही राहत पैकेज बोल रहे हैं। राहत पैकेज इसमें क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लोन वो गारंटी ले रहे हैं कि लोन आपको दे रहे, गारंटी भी तो ले रहे हैं, नहीं तो ऐसे तो लोन भी नहीं मिल रहा। पाठी जी, व्यापार की स्थिति तो बने। इतना महंगा पेट्रोल और इतना महंगा डीजल हो गया इस प्रदेश में, हर चीज की लागत बढ़ती जाए। जो दे रहे हैं इसी की देन है। इसमें तो लोन दे रहे हैं। आप देखिए ना क्या रहा, अगर इसको पेट्रोल डीजल में सब्सिडी बढ़ा देते तो समझ में आता कि कुछ राहत मिली। रसोई गैस के में कुछ राहत दे देते, कहा 300 रुपए से आपने 900 रुपए, 800 850 रुपए के आसपास कर दी। इसके अलावा रसोई में खाना महंगा हो गया है, रसोई का खर्च चलाना महंगा हो गया,
उसमें कुछ राहत देते तो समझ में आता। सिर्फ लोन की बात की गई है और उसको घुमा फिरा करके राहत पैकेज की बात की गई। इसके पहले आपने सुना 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज आया, किस घर में राहत पैकेज पहुंचा समझ में नहीं आ रहा है। आज गृहस्थी चलाना दूभर हो गया है मध्यम वर्गीय परिवार। आप क्या चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि आपको सब्सिडी डीजल पेट्रोल पर बढ़ानी पड़ेगी, तब जाकर के आप कहीं ना कहीं। आपका कहना है कि राहत पैकेज की जगह आप पेट्रोल डीजल और हाँ, इस पर राहत दीजिए, इस पर सब्सिडी बढ़ाइए, इसको रेट कम करिए। इसके अलावा और जो महंगाई उस पर लगाम लगाने की दिशा में इस फंड का उपयोग कीजिए। रसोई गैस में कमी करने का प्रयास कीजिए। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही, तो उसके लिए कोई। अब देखिए, मेरा मतलब कहने का कि वित्त मंत्री कहती है प्याज महंगा हो गया तो मैं क्या करूं, हमारे घर में तो प्याज नहीं। ठीक है, आपके राहुल जी ने ये भी कहा है कि जो आम आदमी गरीब मतलब मिडिल क्लास है वो अपने बच्चों की फीस कहां से जमा करेगा, दवाई कहां से कराएगा। तो आपका कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति के खाते में पैसा डाल दिया जाए। नहीं, देखिए, फीस कमी की जा सकती है। आप बैठ के पालक शिक्षक संघ स्कूल मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं कि कोरोना का काल है, आपने भी शिक्षकों की तनख्वाह आधी कर दी है, आपने भी स्टाफ कम कर दिया है, तो अगर उसका फायदा सीधा पालक को मिल जाएगा तो उसकी फीस में कमी आ जाएगी। उसमें तो कोई कमी नहीं आ रही है। उसमें तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मध्य प्रदेश के एक मंत्री, शिक्षा मंत्री कहते हैं फीस कम नहीं होगी, मरो तो मर जाओ। ये तो इनके जिम्मेदार गैर जिम्मेदार बयान है। त्रिपाठी जी, वित्त मंत्री ये कहती है कि प्याज महंगी हो गई तो मुझे क्या मतलब, मैं तो खाती नहीं हूँ। इस तरीके से संवैधानिक स्तर पर बैठ मुझे लगता है कहीं ना कहीं आंकड़ों की बाजीगरी के अलावा। मोदी जी, आपको जल्दी तो नहीं है, आपको आज जाना था इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं सर, हम आपके साथ हैं सर। चलिए विकास जी, निश्चित तौर पे ये जो ट्वीट किया है उन्होंने, यह सामान्य बात है कि एक वो आदमी, आप ये कर्ज दे रहे हैं, कर्ज से ठीक है, ये बहुत कम लोग होंगे जो 1 लाख 1.25 लाख रुपए आपसे कर्ज लेकर के अपने व्यापार को फिर बढ़ा पाएंगे। जो 1.25 लाख रुपए का कर्ज लेने जा रहा होगा ना, वो अब तक तो सड़क पे आ चुका होगा। उसको 1.25 लाख के कर्ज से कुछ नहीं फर्क पड़ना है 1.5 महीने में, 1.5 साल में। देखिए त्रिपाठी साहब, और सबसे बड़ा सवाल जो जितेंद्र जी ने उठाया कि पेट्रोल डीजल, उस पेट्रोल डीजल से सारी चीजें सस्ती महंगी होती है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में बढ़ जाता है, और खासकर रसोई गैस। इस वक्त हम सस्ती महंगी वाले मुद्दे पे चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं राहत पैकेज से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है किस तरह से हम हमारी इकोनॉमिक गतिविधियों को बढ़ा सकें और उसमें सरकार का क्या योगदान हो सकता है। शशिकांत जी ने अच्छी बात की, सरकार कुछ और भी योगदान कर सकती है, सरकार कर ही रही है, लेकिन क्या केवल इकोनॉमिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए क्या केवल सरकार के भरोसे हो सकती है? उसके लिए सबको लगना पड़ता है। उद्यमी को भी अपना कर्तव्य का निर्वाह करना है, व्यवसायियों को भी अपने कर्तव्य का निर्वाह करना है। सरकार भी जो कर सकती है वो सब कुछ कर रही है। देखिए, नंबर 1, ये जो पूरा पैकेज था इसमें ऐसा नहीं कि केवल सब्सिडाइज ब्याज के ऊपर या गारंटी लेस लोन देने की बात हुई हो। भाई, किसानों को रखा गया है, उन गरीब परिवारों का ध्यान रखा गया है, उन्हें फूड ग्रेन्स का जो आवंटन नवंबर तक के लिए प्रॉमिस किया जा रहा है, आखिर वो नहीं है क्या? वो 80-90 हजार करोड़ रुपए का वो बजट बैठता है। बात आ रही थी किसानों संबंध में, और तो इस साल जो रिकॉर्ड खरीदी सरकार ने एमएसपी के ऊपर की है और उस एमएसपी पे खरीदी के कारण बाजार की कीमतों में भी जो उछाल आया है, किसानों ने क्या उसका लाभ नहीं मिला? किसानों को भी उसका लाभ मिला है। अब बात आती है इंडस्ट्री को लिए हम रिवाइवल पैकेजेस प्लान कर रहे हैं। अब होटल इंडस्ट्री लॉकडाउन खत्म होने के साथ में चालू होने वाली है। उस वक्त जरूरी था कि होटल इंडस्ट्री के लिए आवश्यक कार्य किए जाएं, तो वो कैसे टूरिज्म बढ़े, कैसे फॉरेन टूरिस्ट हिंदुस्तान में आने के लिए ज्यादा प्रेरित हो सकें, किस तरह से टूरिस्ट गाइड, जो आपने कहा ना कि कुछ लोग बहुत पीछे हट गए पिछले 2-3 महीने में, और तो उसमें से एक टूरिस्ट गाइड हो सकते हैं, उसमें से ट्रेवल एजेंट हो सकते हैं, कैसे उनको आगे लाया जा सके। देखिए, जिसको सहायता की जरूरत है उस वर्ग को सहायता देके आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। जो उद्यमी किस्म का व्यक्ति है, ज्यादा उद्यमी सभी हैं, लेकिन जो अपने उद्यमिता के बल पे आगे आ सकता है, उसे एक फाइनेंशियल हेल्प चाहिए एक समय के लिए, माकूल समय के लिए। वो माकूल समय के लिए गारंटी जो आपने कहा क्रेडिट गारंटी योजना का ऐलान किया है, जी 1 लाख बढ़ाया कर्ज आप दे देंगे, निश्चित तौर पे उसका ब्याज बढ़ेगा। वो कोई न कोई जब तक अपनी गारंटी नहीं देगा अपनी स्थायी अचल संपत्ति की, उसको नहीं मिलना है। नहीं, देखिए, गवर्नमेंट गारंटी दे रही है ना,
गवर्नमेंट की गारंटी से मिल जाएगा। यही तो गवर्नमेंट, देखिए माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के माध्यम से भी कर्जा गवर्नमेंट जो गारंटी दे रही है उस पर 2% एक्स्ट्रा ले रही है सर। सीजीटी एमएसएमई में भी 2% ब्याज एक्स्ट्रा लगता है। नहीं देखिए, अब आप उनकी बात सुन लीजिए, बहुत दूर है वो। सीजीटी एमएससी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, जिससे अपने को जो गवर्नमेंट का गारंटी देती है, जो विदाउट कोलेटरल लोन होता है, लोन पे नॉर्मल ब्याज से 2% ब्याज दर एक्स्ट्रा लगता है। तो गवर्नमेंट हमारे को फ्री में नहीं दे रही है सर, उसके ऊपर भी ब्याज हमारे को एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि सर हमें लोन मिल रहा है तो सस्ती दरों पे मिल रहा है। बोलने दीजिए ना, 7.95% प्रिस्क्राइब्ड लोन रेट इस स्कीम में रखा गया है। हाँ, बिल्कुल सही कमतर है कि नहीं है वो? 10% से कमतर है कि नहीं है? सर आप ये बताइए कि एफडी का रेट क्या है आज? एफडी के रेट से आखिर सरकार, नहीं, बैंक, एक मिनट मोदी जी एक मिनट सुनिए ना। एफडी के रेट से आप मुकम्मल करेंगे, मतलब आप पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को ही ध्वस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। फिर वो बैंकर पैसा कहाँ से लाएगा? आरबीआई पैसा कहाँ से लाएगा? सर मैं एक नॉर्मल उद्यमी की बात कर रहा हूँ। आप मेरे को ये बताइए कि 7.95 जो दिया है, 7.95 में मिलेगा नहीं। जब हम वहाँ जाएंगे तो वो क्रेडिट स्कोर चेक करेगा, और क्रेडिट स्कोर चेक करने के बाद वो ऑटोमेटिकली 8.8 और 8.9 हो जाएगा। 7.95 में महज 10% लोग ले पाएंगे सर लोन, पूरा नहीं मिल पाएगा। नहीं देखिए, जो स्कीम है आपने कहा ना, आउटलाइन साझा ने दीजिए, मैं तो पूरा सर्कुलर आ जाएगा तो आप संतुष्ट हो जाएंगे। जो सरकार प्रॉमिस कर रही है उसी तरह से चीजों को इस पोस्ट कोविड एरा में उतारना चाह रही है। यही तो जनता के लिए सहायता लेके आ रहे हैं। वो छोड़िए, जो ऐसा सेक्टर है जहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत थी, वहाँ बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, वहाँ अभी भी नहीं आया है सर। बताइए ना क्या है? मैं बताता हूँ आपको, जैसे ये जो इन्होंने दिया है, इसके अलावा भी सर ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो बंद रहे हैं, उनका कोई बिजनेस नहीं हुआ, के लिए कोई घोषणा नहीं की गई है। बहुत मतलब एन नंबर ऑफ सेक्टर्स हैं ऐसे, जो मैं अभी आपको मतलब समय कम है इसलिए मैं बताना नहीं चाहता कि नहीं। तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो टूरिज्म के लिए भी जो आया है उसमें होटल इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। सिर्फ टूरिज्म में जो टूरिस्ट वीजा उन्होंने दिया है सिर्फ उसी को फायदा मिलेगा, पर वो टूरिस्ट कितना आता है उस पर डिपेंड किया जाएगा। जी देखिए, हर चीज क्या होगी, कैसे किया जाएगा, लोग लोन लेंगे, वापस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आप इतना ही सोचते रहेंगे तो फिर उद्यमिता का तो शरण ही हो जाएगा एकदम। आप व्यक्ति की उद्यमिता पे क्यों पकड़ा रहे हो? नहीं देखिए मोदी जी, एक मिनट, आप हम सबको पता है कि बाजार में 1.5 रुपया 2 रुपया टका ब्याज चलता है, और मासिक इंटरेस्ट रेट मतलब पहले देना, एडवांस में जमा करना पड़ता है। अगर सरकार उस व्यवस्था में लोगों को उलझने नहीं देना चाहती, उन्हें एक सुविधाजनक ऑर्गेनाइज सेक्टर से इजी फाइनेंसिंग का प्रबंधन करा रही है, तो क्या ये ठीक नहीं है? क्या ये एंटरप्रेन्योर को मदद नहीं कर रहा? अगर 95% लोगों को ये सब मिल जाए तो इससे अच्छी स्कीम नहीं। तो हम करें तो वही प्रयास रहे हैं। मुद्रा लोन में नहीं मिलती है। सुनिए ना, मुद्रा लोन बहुत अच्छा उदाहरण है। हिंदुस्तान में जब मुद्रा लोन लाया गया था तब भी कहा गया ये क्या 10,000 20,000 50,000 के लोन में क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन उससे जॉब जनरेट हुए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। 7% मुद्रा लोन जो है वो एनपीए हो गए। आप बोलो तो मैं रिकॉर्ड भेज दूंगा आपको। एनपीए हो गए? अगर सुनिए ना, एनपीए हो गए सर। एनपीए नहीं एक मिनट, मुझे फिगर नहीं है मेरे पास। मैं आपकी बात को भी अगर मान लूं, तस्दीक कर लूं उसकी भी, तो क्या बाकी बच्चे को हमें आगे निकालना प्रयास नहीं करना है? क्या उनने समाज में फिर योगदान नहीं दिया? आप इसमें हमने हमारा कर्तव्य किया कि नहीं, कि सरकार ने वो फैसिलिटी लोगों को दी या नहीं दी? अब कैसे उपयोग हुआ, दुरुपयोग हुआ, इसके ऊपर एक व्यापक चर्चा अलग ढंग से हो सकती है मोदी जी, लेकिन सरकार ने अपने रोल की अदायगी बखूबी की कि नहीं की? इसमें रोल की अदायगी कितनी की मोदी जी? एक मिनट हम ब्राह्मण जी से ही पूछ लेते हैं, एक बार त्रिवेदी जी के पास भी चलते हैं। ब्राह्मण साहब, हमारे विकास जी कह रहे हैं कि अपनी सरकार का जो फर्ज है उसने भरपूर निभाया है। विपक्ष ये उठा रहा, मुद्दा उठा रहा कि देखिए सामान्य तौर पे यहाँ आम आदमियों को अगर सीधे राहत देनी थी तो उस आम आदमी को राहत देने के लिए निश्चित तौर पे पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, इस तरह की चीजों में थोड़ा सा और ज्यादा सब्सिडी जो ये ले रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं, उसको अगर घटा देते तो संभवतः ज्यादा फायदा हो जाता। लेकिन आपका क्या सोचना है? नहीं, निश्चित रूप से
कि जो है कुछ राहत जरूर पेट्रोल डीजल इस पे मिलनी चाहिए, क्योंकि जो आम व्यक्ति है वो महसूस करे कि कुछ राहत मिली है। एक योजना से मेरा बड़ा ही वो मैं उससे डिसएग्री करता हूं बड़ी, जो इन्होंने 5 लाख जो वीजा पे जो आने हैं उनको हम फ्री जो है वीजा देंगे, तो ये तमाम विदेशी लोग जो आएंगे, तो देखिए टूरिज्म इस बात से नहीं आपका बढ़ेगा देश में कि आप उनको जो कोई वीजा उनसे जो है का शुल्क ना ले या उनको प्रमोट करेंगे, इसके कारण टूरिस्ट आपके यहाँ नहीं आएंगे। यदि आपके यहाँ यदि 5 लाख आते हैं उनसे यदि आप शुल्क लेते हैं वो कहीं इससे टूरिज्म नहीं बढ़ने वाला है। टूरिज्म बढ़ेगा जब टूरिज्म के लिए उसी फैसिलिटी होगी, जब आपके यहाँ ये जो वैक्सीनेशन होगा, महामारी का प्रभाव कम होगा, तो टूरिज्म बढ़ पाएगा। तो वो बहुत इफेक्टिव नहीं है प्रॉपर्ली वो मिलता है, ट्रैवल इंडस्ट्रीज को प्रॉपर मिलता तो टूरिज्म बढ़ता। जी क्या ट्रेवल इंडस्ट्रीज को, होटल इंडस्ट्रीज को डायरेक्ट कोई बेनिफिट मिलता तो ज्यादा फायदा होता सर, रेदर देन ये ट्रेवल टूरिस्ट वीजा को देकर, क्योंकि इनको सर ये बाहर वालों को वही बात मैं कह रहा हूँ कि आप तो वीजा के लिए दे रहे हैं, मतलब आप विदेशियों को, जो विदेशी आपके यहाँ आने वाले थे उनको आप छूट दे रहे हैं वीजा के लिए, तो आप अपने देश के जो इंडस्ट्री है उस पर ज्यादा देना चाहिए था। ये मेरा एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग इस पे कमेंट है। एक है मोदी जी, एक मिनट इनकी बात आ जाए। जी रमेश साहब बोलिए। हाँ जी हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो इकोनॉमी की जो पॉलिसी है वो इस तरीके से बन रही है कि हम आपको बहुत ज्यादा सीधे जो राहत है वो सीधे डायरेक्ट बेनिफिट जो कुछ होना चाहिए या सीधे कुछ राहत देना है वो हम नहीं देंगे। और आपको यदि इकोनॉमी में कुछ योगदान देना है तो आप बैंक से लोन लीजिए और लोन लेकर जो है इकोनॉमी में योगदान दीजिए, और सरकार से बहुत राहत की उम्मीद आप ना करें, ये है। दूसरा, जैसे कोई एक स्कीम थी, जैसे आत्मनिर्भर एक रोजगार योजना चली थी, उस पर प्रावधान लगभग 22,000 करोड़ का प्रावधान था, पिछले साल लागी गई थी, जिसमें ईपीएफ पे सरकार अपना कंट्रीब्यूशन देखती है। वही मैं कहने जा रहा था, ईपीएफ में जरूर हमें तो रमेश साहब जो लग रहा है, जो बहुत छोटे कर्मचारी हैं उनके लिए जो 24% में 12% का प्रावधान था, सरकार ने अभी तक 950 करोड़ रुपए दिए। ये फाइनेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, नॉट इवन दे टच द 1000 करोड़ का जो उसको बढ़ा दिया है 12%। उसके माध्यम से कोई रोजगार नहीं बढ़ेगा, आत्मनिर्भर रोजगार नहीं बढ़ेगा ब्राह्मण साहब, लेकिन जो लोग ईपीएफ माने छोटे बिजनेस हैं, व्यवसायी हैं, वो लोग जो ईपीएफ जमा करते थे उनका भी 12% सरकार अब जमा करेगी, तो कहीं न कहीं थोड़ी सी राहत है। नहीं, जमा कर रही है। मैं ये कह रहा हूं कि उसकी जो प्रगति है वो बहुत ही धीमी है, बहुत ज्यादा धीमी है जी। यानी 22,000 करोड़ सरकार को उसने अपने रखा था ये मात्र 950 करोड़ का उसमें सरकार ने अभी तक दिया। मतलब कितनी स्लो है वो योजना, मैं ये आपको बता रहा हूँ जी। शशिकांत जी आपने पक्ष भी सुन लिया, विपक्ष सुन लिया, मोदी जी का तर्क, ब्राह्मण जी का तर्क, आपका क्या है? क्या ये झंझुना पकड़ा दिया गया है क्या सीधे? देखिए सर, आप मिश्रा जी ने सवाल उठाया है जो हमारे और आपके लिए, और मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल, जो निचला क्लास है उसके लिए तो आप भी जानते हैं सरकार कई तरह की स्कीम चला रही है। आज भी उनको फ्री अनाज वगैरह दिया जा रहा है जो बीपीएल कार्ड धारक है, लेकिन पिस कौन रहा है? लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास पूरी तरह से। इसमें कहीं आपको राहत मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को दिख रही है? देखिए सर, क्या है, मतलब 2-3 चीजें मैं बता देता हूँ। जैसे मध्य प्रदेश में एक ऐतिहासिक कारनामा हुआ है जो कभी नहीं हुआ, मतलब भारत के इतिहास में नहीं हुआ। वो ये हुआ कि अध्यादेश से एक बजट आ गया, 1 बार आ गया, 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, जो कि आ ही नहीं सकता है। मतलब गवर्नर कोई पावर ही नहीं है। आर्टिकल 19 में साधारण शक्तियां हैं, वो स्पेशल नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है बजट का। चलिए, तो वो प्रश्न जो हमने जहां से शुरुआत की थी, तो प्रश्न ये है कि हमें पैसा दे कौन रहा है? आरबीआई बैंक के थ्रू दे रही है या सरकार खुद दे रही है? और दे रही है तो क्या सरकार बैंक के थ्रू दे सकती है? दे सकती है तो वो पैसा कैसे आएगा? इसका मैकेनिज्म ना मुझे पता है, ना इस पैकेज में मैंने कहीं पढ़ा है। ये एक बात हुई। दूसरी बात ये है कि क्या ये स्टिमुलस पैकेज जो पहले अनाउंस हुआ था, जिसका कोई बजटरी प्रोविजन नहीं था पर बीच में आ गया था, वो चलिए मान लिया आ गया होगा कैसे भी करके, क्या उसी के लिंक में है ये या सेपरेट है? इसका प्रश्न का कोई उत्तर किसी के पास नहीं है। तीसरा प्रश्न है, अभी कुछ अखबारों में मैंने पढ़ा, जैसे हिंदू में छपा है अभी कि सीआईए कंसोर्शियम ऑफ इंडियन एसोसिएशन ने एक सर्वे किया है। उसका कहना है कि जो पिछला पैकेज था उसको 88% लोगों ने उसका कोई बेनिफिट नहीं लिया।
दैट इज द सर्वे पब्लिश्ड इन हिंदू। हिंदू इज ए आई थिंक प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर। टेलीग्राफ में कल PHDCCI के संजय अग्रवाल का स्टेटमेंट छपा है कि ये स्टिमुलस पैकेज में अभी बहुत कुछ करना था, इससे कुछ फायदा होने वाला ज्यादा है नहीं। जो हमने मांग की थी, जो एसोसिएशन कह रहे थे, उसका कोई इसमें कहीं से कुछ उल्लेख नहीं है। तो इंडस्ट्री क्या चाह रही है, रोजगार कैसे वो जनरेट करना चाह रही है इस क्राइसिस आवर में, ये किसी को पता नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं तालमेल की कमी है। RBI, पब्लिक, इंडस्ट्री, सरकार, इसमें कहीं कोई डायलॉग जैसी चीज जो छप रहा है, जो दिख रहा है, वो नहीं है। एक जो बात बार बार आ रही है, टूरिज्म सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए 5 लाख लोगों को फ्री वीजा देंगे। जो विदेश से आदमी आकर के 5 स्टार होटल में रुकता है, वो 2-5-10 हजार रुपए फी के लिए आपका उसको राहत नहीं चाहिए। नंबर 1 सवाल करने वाला था कि जो यहाँ घूमने आ रहा है वो आपके वीजा फीस के लिए नहीं रुकेगा, वो वीजा फी के लिए नहीं रुकेगा। दूसरी बात क्या है, जो विदेशी अखबारों में मैं पढ़ रहा हूँ, अभी 24 तारीख को एक न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर है कि पूरे कोरोना को फैलाने का क्रेडिट एक वीडियो फिल्म है, मोदी जी को दिया है, उसने क्रेडिट दिया है। मतलब निगेटिव पब्लिसिटी है आपकी। इजराइल के अखबार हारिस में छपा हुआ है कि मोदी जी जिम्मेदार है इसके लिए। तो अगर आपके टूरिज्म सेक्टर को मतलब वो पब्लिसिटी से चलता है, अगर ऐसी विदेशों में निगेटिव पब्लिसिटी हो रही है कि प्रधानमंत्री ने कोरोना फैलाया है, तो सरकार को सबसे पहले उसको देखना चाहिए कि ये क्या चल रहा है। तो आप टूरिज्म सेक्टर में 5 लाख लोगों को वीजा दे भी देंगे, फ्री में दे देंगे, और चलिए उनका स्टे भी फ्री कर देंगे, तो वो जो डरे हुए लोग हैं कि वहां जाके मरना है क्या, तो क्या वो यहाँ आएंगे? पहले वो दूर होना चाहिए, वो जो खतरा। अभी मैं ही घर से बाहर नहीं निकल रहा हूँ, अभी स्टूडियो आपने बुलाया, मैं नहीं आ रहा हूँ, तो क्या सब जब मैं आपके यहाँ नहीं आ पा रहा हूँ, तो दूसरा आदमी जर्मनी से, जापान से, चीन से कैसे आएगा, अमेरिका से कैसे आएगा? वो तो उसका डर पहले दूर करना पड़ेगा। पहले आपको वो कंडीसिव एटमॉस्फेयर तो क्रिएट करिए। फिर कल ही मैं देख रहा था, वो आपका NDTV में खबर चल रही है कि नकली वैक्सीन लग रही है लोगों को, मतलब एक आदमी को 6 बार लग रही है, डेटा में फजिंग हो रहा है। ये क्या चल रहा है? हम क्या, अगर नहीं है तो नहीं है हमारे पास, अगर हमारे पास इलाज नहीं है किसी चीज का नहीं है, आप बचिए, आपको प्रोटेक्शन का लेना पड़ेगा, दुनिया में नहीं है इसका इलाज। पर अगर हम सब कुछ इवेंट ही करते रहेंगे, स्टिमुलस पैकेज भी अगर इवेंट ही है, तो फिर मेरे पास मतलब किसी के पास कोई जवाब नहीं है। फिर ईश्वर की भजन करें और उनका इंतजार करें कि क्या बदलाव। शशिकांत जी, विकास जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, एक बार जितेंद्र जी की बात ले लें। मोदी जी को मैं फ्री कर दूं, उनसे लास्ट सवाल लेकर के उनको कहीं जाना है। मोदी जी। जी सर। जी, ये तो हो गई कि बाहर से टूरिस्ट आएंगे, आपको बढ़ावा देंगे और 1 लाख रुपए तक का लोन ले सकेगा गाइड, और 10 लाख तक का जो ट्रेवल एजेंसी है वो ले सकेगा। उसका कुछ फायदा होगा और गारंटी कैसी होगी सर? कैसे मतलब? और साथ में मोदी जी संक्षेप में ये जानना चाहेंगे, जैसा अभी शशिकांत जी ने कहा है कि पिछला 20 लाख करोड़ का जो राहत पैकेज दिया था, उससे कहीं फायदा दिख रहा है? एटमॉस्फेयर कुछ बदला दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है सर। मतलब जो जितना एक्सपेक्टेशन था, मतलब देखिए पिछली बार तो क्या हुआ कि उन्होंने बिल्कुल वेव्स को आते हुए देखा और ताबड़तोड़ 3 पैकेज घोषित कर दिए। इस बार बिल्कुल एंड तक वेट करा उन्होंने, जब तक मतलब पानी सर के ऊपर से नहीं निकल गया, और उसके बाद भी सर जिस जगह पे जहां देना था वहां उन्होंने पैकेज नहीं दिया। मैं मतलब शशिकांत जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो डायलॉग उनका हायर ऑफिशियल से और आपस में सबके साथ होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। और सर मैं कब से क्या कहते हुए आ रहा हूँ कि मैनेजमेंट की कमी है, वो मैनेजमेंट की कमी है। मतलब आपस में अगर हम कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकते, तो हम कैसे उस पैकेज को, स्टिमुलस पैकेज को ये बोले कि आम आदमी तक पहुंच पाएगा? क्योंकि अभी तो हमें यही नहीं पता है कि कौन अवेल करेगा, कैसे करेगा, कौन देगा, किसको डिसबर्स करेगा और कौन कितना उसका फायदा उठा पाएगा, हमें कुछ नहीं पता। मतलब ताबड़तोड़ हमने, जैसे सर अब मैं आपको मैं मुद्दे से हट रहा हूं, पर फिर मैं बता रहा हूँ कि इनकम टैक्स की वेबसाइट प्रॉपर चल रही थी, हमने एक नई वेबसाइट आके डाल दी जो आज भी नहीं चल रही है। तो सेम वही हुआ कि भाई आदमी परेशान था कि मेरे को कुछ मिले, वो तो ना मिलते हुए ऐसी चीजों में राहत पैकेज आ गई जिसकी आम आदमी को जरूरत ही नहीं है। अब 1 लाख रुपए की सर क्या, मतलब जो अभी आपकी बात सुन रहा था मैं कि जो आदमी 1 लाख रुपए का लोन लेगा, मतलब उसको तो फिर मतलब वो तो वैसे ही खत्म हो चुका है। और निश्चित तौर पे जब तक कोई अपनी गारंटी नहीं देगा अचल संपत्ति की, तो मिल पाएगा उसको लोन क्या मोदी जी? सर ये भी डिस्क्रिएशन है बैंक की, ये बोला जरूर गया है। मैं विकास जी की बात सुन रहा था, विकास जी ने बोला कि हमने जो उन्होंने 10 लाख रुपए तक के लोन दिए हैं
उसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना में जो योजना के तहत लोन आए थे, उसमें भी सर कई बैंकों ने गारंटीज ली है, बिना गारंटीज के नहीं दिया है, क्योंकि सर उसमें ये डिस्क्रिएशन होता है सोल डिसबर्समेंट अथॉरिटी का कि वो गारंटी ले या ना ले। तो जो सरकार गारंटी दे रही है वो एक अलग बात है, अपार्ट फ्रॉम दैट भी वो कुछ ना कुछ गारंटी के रूप में कोई प्रॉपर्टी या स्टॉक या मशीनरी मॉर्गेज कर ही लेते हैं। तो सर इट्स टू डिफिकल्ट कि एक आम आदमी तक वो व्यवस्था पहुंच पाए। और साथ में त्रिवेदी जी ने अभी बता ही दिया है कि हिंदू का सर्वे जो है, क्रिप्टेड अखबार है, 88.8% लोगों ने जो 20 लाख का राहत पैकेज था उसका फायदा नहीं लिया। त्रिवेदी जी सही है? नहीं है सर, ये कंसोर्शियम ऑफ इंडियन एसोसिएशन ने किया है, हिंदू में छपा है वो अभी 24 तारीख को जी, कि ये मतलब लोगों को उस जो पैकेज आपने अनाउंस किया उसका बेनिफिट ही नहीं मिला है, वो ले ही नहीं पाए हैं। तो फिर नया पैकेज का कौन लेगा क्या? वही मैं कह रहा हूँ, जो मोदी जी कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन की कमी है, लोगों से डायलॉग नहीं हो रहा है, इंडस्ट्री की डिमांड कुछ है, पब्लिक की डिमांड कुछ है, आप जैसा कह रहे हैं मिडिल क्लास की डिमांड कुछ है, रोजगार है नहीं है, लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है, धंधा बंद पड़ा हुआ है, डिमांड बहुत है, मनी का डिवेल्यूएशन हो चुका है, पता नहीं चल रहा है कितना हो चुका है, कैश फ्लड है बाजार में, मतलब कैश इकोनॉमी में, और बैंकों के पास कैश पड़ा हुआ है, लेने के लिए कोई है नहीं, ऊपर से आपने और स्टिमुलस पैकेज दे दिया है, तो वो कैसे डिसबर्स होगा, किसके पास जाएगा, उससे क्या हाउस होल्ड इनकम बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, डिमांड क्रिएट जब तक नहीं होगी कैसे इकोनॉमी ऊपर बढ़ेगी? तो डिमांड क्रिएट करने के लिए बहुत बोंदिया जी बताएंगे कि क्या करना है। डिमांड क्रिएशन करना सरकार भी मदद करती है उसमें और लोगों का भी काम है जी। डिमांड केवल सरकार कैसे क्रिएट कर सकती है? भाई पब्लिक स्पेंडिंग सरकार करती है, बढ़ा भी रही है। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में, होटलिंग में, हॉस्पिटल मॉडर्नाइजेशन और नए हॉस्पिटल्स के निर्माण में इसलिए तो फंडिंग का काम किया है। देखिए दो बातें, इकोनॉमी हॉस्पिटल कैसे होगी सर? देखिए इकोनॉमी का पार्ट मैं इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है आज हॉस्पिटल भी साहब और मेडिकल फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, पर उसमें तो आदमी अनविलिंगली पैसा लगाता है ना, कंज्यूमर अनविलिंगली पैसा देता है, विलिंगली थोड़ी देता है। देखिए मेडिकल में दो बातें हैं, एक तो है जो प्राइवेट सेक्टर डेवलप करता है और जहां पे इंश्योरेंस स्कीम वगैरह सबका एडवांटेज एक व्यक्ति ले पाता है, और दूसरा है जो सरकार प्रोवाइड करती है। तो सरकार ने इस पैकेज में प्रोविजन रखा है ना, उसके लिए भी 60,000 करोड़ का, बच्चों के लिए कैसे हमें पीडियाट्रिक्स हॉस्पिटल कैसे डेवलप करने, तो सरकार अपनी फंडिंग पे भी कर रही है। मैं दो बात 15,600 करोड़ का बजट मध्य प्रदेश में था इसी साल हेल्थ के लिए, हेल्थ सेक्टर में, तो क्या हुआ है उसमें? काम हो तो रहा है मध्य प्रदेश में, 3,600 करोड़, ऑलमोस्ट 40% ऑफ व्हाट दी अभी केंद्र सरकार ने जो घोषणा किया उसका 40% तो मध्य प्रदेश सरकार ने प्रोविजन किया है। फिर भी हमारे यहाँ गैस बहुत है, ऑक्सीजन की कमी, सब कुछ हुआ है। देखिए ऑक्सीजन की कमी एक विषय अलग है, उसमें फंड का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता क्या थी उन 15 दिनों में, वो हमारा लॉजिस्टिक मैनेजमेंट उसका सवाल वहाँ पे हम हुए थे। इधर आ जाइए, जो सीधे ये है कि 20 लाख करोड़ का आपने इसके पैसे राहत पैकेज दिया था, जिसमें 88% लोगों ने न ले पाए या फिर लिया नहीं। देखिए जो भी पैकेजेस थे हर व्यक्ति, अब आप कहेंगे जो पैकेज दिया था उसमें भी 6 महीने तक अनाज मुफ्त दिया था, 80-90 करोड़ लोगों को, 80-90 करोड़ लोगों को मुफ्त मिला था, तो क्या उन्होंने उसको उपभोग नहीं किया क्या? ये जितेंद्र जी बताएंगे। देखिए ECLGS के मामले में हम पिछली बार भी ज्यादा चर्चा करते रहे, इस बार भी चर्चा मुझे लगता है कि लोन और लोन डिसबर्समेंट, लोन के अलावा कुछ है ही नहीं उस पे। देखिए सुनिए ना एक मिनट को, अन्य चीजें लोन के अलावा तभी होता जब जो चीजें कही गई है उनमें आप टैक्स घटा लेते ना। देखिए टैक्स घटाने का मामला तो ऐसा है कि केंद्र सरकार के पास में तो केवल इनकम टैक्स सब बचा है, जीएसटी में या डीजल पेट्रोल में, उसमें सब में प्रदेश सरकारों का इन्वॉल्वमेंट है। ये पैकेज किसके द्वारा अनाउंस किया जा रहा है? केंद्र सरकार अगर निर्देश देती तो राज्य सरकार मना कर देती। त्रिपाठी साहब उसमें तो, इसमें तो इन्वॉल्वमेंट अभी केंद्र सरकार का है ना, तो उसकी बात हम कर रहे हैं। दूसरी बात केंद्र सरकार के हाथ में नहीं है क्या भाई? इनकम टैक्स के रेट्स हैं नहीं, इसके अलावा आप बताइए। ये जितेंद्र उत्तर देंगे बेहतर। हमारा काउंसिल की मीटिंग बोलना उचित नहीं है, 4 महीने में 2 बार हुई। त्रिपाठी जी मुझे जितेंद्र जी की कौन सी सरकार वहां पे इस मुद्दे को लेके गई, उसके मिनट्स रखेगी। त्रिपाठी जी मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। पहले तो मैं ये बताऊं कि 3 लोग यहाँ पर आपने देखा अर्थशास्त्री बैठे, जिसमें एक पत्रकार भी है।
एनडीटीवी से लेकर के सारे चैनल, जिसमें आपका चैनल भी शामिल है, और सारे बड़े प्रिंट मीडिया में सारे लोगों को ये पैकेज समझ में ना पुराना आया और ना आज का आ रहा है, लेकिन विकास जी को पूरी चीजें मालूम है। देखिए मुझे एक किस्सा याद आया, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, कि एक राजा के दरबार में एक गाना सुनाने वाला गया, राजा ने उसका गाना सुना, उसे अच्छा लगा, उसने कहा इन्हें 1 लाख रुपए दे दो। दूसरा गाना सुना, उन्होंने कहा इन्हें 2 लाख दे दो। जब 3 दिन बाद वो पहुंचा कि साहब पैसा तो नहीं पहुंचा, तो राजा ने कहा तुमने गाना सुनाया, मेरे कानों को अच्छा लगा, मैंने अपनी घोषणा की, तुम्हारे कानों को अच्छा लगा, काय का पैसा लेना और काय का देना। जितेंद्र भाई, तो देखिए, अगर मुकाबले की बात करता हूं, आखिरी उद्देश्य है तो निश्चित तौर पर नहीं पहुंच पाएगा। आप ये बताइए ना मेरी बात, कौन से डायलॉग भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुई थी, कौन सा डायलॉग हुई थी? आपने यूनियन कार्बाइड के खिलाफ मुकदमे लड़ने के अधिकार भी जनता से ले लिए और मात्र 200 रुपये महीना देते थे। आपके क्या देते थे आप बोल क्या देते थे आप? अरे अगर राहत पैकेज की क्या बात कर रहे हैं? आपने कौन सी राहत कब क्या भोपाल की गैस ट्रेजेडी में आपने क्या राहत पैकेज दिया, जबकि आपने यूनियन कार्बाइड के खिलाफ लड़ने के सब अधिकार अपने हाथ में ले लिए। जितेंद्र जी अपनी बात पूरी खत्म करें, जितेंद्र जी खत्म करिए, मैं बात को खत्म कर रहा हूँ। आप ये बताइए, इस कोरोना की महामारी में जब कमर टूटी पड़ी है, 6% बिजली की रेट में बढ़ा दिया आपने, लाखों रुपए के बिजली के बिल आ रहे, पेट्रोल डीजल में आप कमी कर सकते, कई कह रहे मेरे हाथ में नहीं, बिजली का बिल कम करना केंद्र सरकार के हाथ में नहीं है। देखिए मेरा कहने का मतलब है, एक पॉलिसी तो बनाई जा सकती थी, राहत कैसे दोगे? सिर्फ लोन दे करके आप आत्मनिर्भर की बात करते हैं। आपने कौन सा आत्मनिर्भर कर दिया? अब आप बताइए। फिर आपने महिमा मंडल, फिर इवेंट किया ताकि विदेशों में हमारी छवि चमक जाए, आपने विदेशियों को 5 लाख रुपए घोषणा कर। देखिए ये सब चीजें लोकतांत्रिक सरकार के काम नहीं है। इसके लिए आपको डीजल पेट्रोल में कमी करना थी, रसोई गैस सस्ती करना थी, रसोई का सामान सस्ता करना थी, कहीं जाकर आप गरीबों को राहत की बात कर बोल चुके। ये सारे आंकड़े सिर्फ आंकड़ों में उलझाने का खेल है, सिर्फ ये दूर की कौड़ी है। राहत पैकेज पहले भी नहीं मिला, आज भी किसी के पास नहीं पहुंचा। विकास जी 2 बातें हैं। नंबर 1, आप उम्मीद कर रहे हैं कि लोगों की जेब में पैसा रखा जाए, राहुल गांधी कहते फिर रहे हैं। आप बताइए ना, भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुई थी, बड़ी आपदा थी। अब आप मुझे बोल लेने दीजिए, अब आप बोल लेने, या तो फिर आप, या तो आपको मालूम है कि आप पे तोप चल गई है, इसलिए आप रोक रहे हैं, काट रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया की बात, अरे मेक इन इंडिया की बात होगी, स्टार्टअप की बात होगी। देखिए फिर नोटबंदी भी आएगी। आरोप लगाए, आपके सरकार के वक्त भी आपदा आई ना, भोपाल एक शहर में तो आप कर नहीं पाए मैनेजमेंट। आप हिंदुस्तान की सरकार से क्या है? मैं इस पे आ रहा हूँ। देखिए मैंने कोई पैकेज नहीं मिलेगा, न मिल रहा है। देखिए जो अब आप महंगा क्या हो रहा है, क्या सस्ता हो रहा है, ये विषय अलग है। कैसे हमें सस्ता एक ही आप राहत मिलेगी ना। इकोनॉमिक ग्रोथ अलग चीज है, डीजल पेट्रोल का महंगा होना वो एक अलग चीज है, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ का सीधा रेलिवेंस नहीं है। अरे राहत की दिशा में तो उससे अलग चर्चा करिएगा ना, मैं बिल्कुल उसकी तैयारी से कर रहा हूँ। मैं तो केवल एक बिंदु रख दे रहा हूँ। आप इतना इस मामले में जोर दे रहे हैं, कुछ प्रदेशों में तो आपकी भी सरकार है, कहीं पूरी कहीं अधूरी। करिए ना प्रयास, करके बताइए ना एग्जाम्पल के लिए। फिर इस मंच पे आके बोलिएगा, क्यों नहीं है? देखिए आप प्रदेश सरकारें आपकी हैं, स्टेट एक्साइज आप लेते हैं वहाँ पे डीजल पेट्रोल की। हम तो सिर्फ सुझाव की बात कर रहे हैं। अगर केंद्र सरकार ना राज्यों को सुझाव भी दे, छत्तीसगढ़ सरकार को, अरे आपका संगठन सुझाव देता है कि नहीं देता? फिर आरोप बनता है आपका। आपका संगठन कोई सुझाव देता है कि नहीं आपके प्रदेश, आपके सरकार को जो अपने हिस्से का है वो देते हैं। देखिए राज्य सरकार को सुझाव देते हैं, आप जो राज्य सरकार नहीं, जिस वक्त हम कहीं आपका ये जिस वक्त शशिकांत भाई, ब्रह्मे जी, मोदी जी जिस वक्त कैसे हम इकोनॉमिक साइकिल को आगे बढ़ा सके उसकी चर्चा कर रहे हैं,
आपका पहिया अटक गया डीजल पेट्रोल की कीमत पे। गलत मत करिए ना, बुनियादी राहत जहाँ मिलना। अच्छा एक बात बताइए, लोन लेके, अरे भाई मेरी एक बात बताइए, लोन जितेंद्र भाई सस्ता डीजल ले लेंगे और फिर पचमढ़ी घूमने चले जाएंगे, सस्ता हो जाएगा, वीआईपी रोड पे घूमते रहेंगे, उससे क्या उद्यमिता बढ़ जाएगी? के पास सस्ता पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, आप बता दीजिए। आप वीआईपी रोड पे घूमने चले जाओगे और राइड लगा के 3 घंटे की वापस आ जाओगे कार राइड लेके, उससे क्या उद्यमिता बढ़ जाएगी? अरे भाई मैं तो गरीब की बात कर रहा हूँ जो बेचारा, अरे मैं तो हर एक की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ विषय है हमारा इकोनॉमिक साइकिल राहत की दिशा में क्या काम किया जा रहा है, ये बता दीजिए आप। बस आप उद्योगपतियों की बात करते, विकास बड़े संक्षेप में बता दीजिए, हमारा समय समाप्त हो रहा है। विकास जी बहुत संक्षेप में बता दीजिए। मुझे लगता है कि इस पूरी चर्चा में मैंने तो बाद में बोला, आप ही लोगों की तरफ से मुद्दे आए, कैसे किसान को मदद मिल रही है, कैसे कर्मचारियों को मदद मिल रही है, कैसे छोटे व्यापारियों को और स्मॉल इंडस्ट्री चलाने वालों को मदद मिल रही है, कैसे टूरिस्ट ट्रेवल एजेंट्स, टूरिस्ट गाइड, अब टूरिस्ट गाइड क्या होता है साहब, उसको कैसे मदद मिल रही है, वो सब भी है। और हमें एमएसएमई को कैसे आगे लाना है, वो फैक्टर्स भी यहाँ पे है। आप एमएसएमई की बात कर रहे हैं, छोटे उद्योगपतियों के। देखिए एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग में 80% तक एम्प्लॉयमेंट के लिए है, 50% हमारा टोटल रेवेन्यू का वहां पे मामला आता है, और टोटल जो हमारा जीडीपी आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का उसमें भी आता है। फिर तो वो तो इम्पोर्टेंट है ही है साहब। बिल्कुल। रमेश जी, क्या विकास जी जिस तरह से कह रहे हैं कि एमएसएमई के खासकर उसको फायदा मिल रहा है और 80% उनका कंट्रीब्यूशन रहता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन? नहीं, देखिए एमएसएमई को जो टारगेट करके इसमें पैकेज में कहा गया है कि वो एमएसएमई अपना लोन ले सकते हैं, उसमें बहुत ही जो स्मॉल लोन है अल्पकाल के लिए। मैंने बताया कि वो एमएसएमई जिनको बहुत ज्यादा जो जिनमें समस्या है रेवेन्यू की, उनको थोड़े समय के लिए राहत मिल सकती है। पर मेरा एक जो कहना है वो ये है कि जो यदि आप कोई पैकेज घोषित कर रहे हैं तो उसमें जरूर आम आदमी के लिए भी राहत होनी चाहिए, जरूर स्पेस होना चाहिए कि आम आदमी जो दैनिक जीवन में इतनी महंगाई का सामना कर रहा है और उसमें जो है उसकी इनकम जबकि कम हो चुकी है, उसकी नौकरी जा चुकी है, उसको जरूर उसका भी राहत, यदि आप पैकेज बना रहे हैं तो उसके लिए भी जगह उसमें होना चाहिए। ये कहीं पर मिसिंग है इस पैकेज में, मैं इसको देखता हूं। देखिए 80 करोड़ लोगों, 90 करोड़ लोगों को फ्री फूड, 12 करोड़ किसानों के लिए इस पैकेज में जिक्र है, कर्मचारियों के लिए जिक्र है, इंडस्ट्री के लिए जिक्र है। 90 करोड़ लोगों को 125-30 करोड़ है ही है, मैंने आप देते हैं ना, ये तो है ही ना, ये है ना। 7 करोड़ में केवल गरीबी रेखा नहीं है, 5 करोड़ गरीबी कैटेगरी के लोग हैं जिनको हम लोगों को आना चाहिए गरीबी रेखा में, बिल्कुल आना चाहिए। आपको शामिल किया है इन्होंने, हमें तो कुछ नहीं मिला। देखिए त्रिपाठी साहब जी, मैं समय समाप्त हो गया विकास जी, मुझे लगता है कि सबके लिए है और आगे भी सरकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। और जो बात शशिकांत भाई कह रहे थे कि कैसे हमें इंश्योर करना है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी कि हमारा देश सुरक्षित है, वैक्सीनेशन हम सितंबर तक फर्स्ट डोजिंग कंप्लीट करने जा रहे हैं, सब सिक्योर बना रहे हैं। विकास जी सबका साथ, कोई कुछ लिखता रहा है अखबार बाहर का, सबका विकास नहीं हो रहा है, साथ पता लगेगा आपको, साथ मिल रहा है लेकिन विकास सबका नहीं हो रहा। चलिए शशिकांत जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। रमेश जी आपका धन्यवाद, जितेंद्र जी आपका और विकास जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने। तो देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 6 लाख करोड़ से ज्यादा के आर्थिक पैकेज का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन सवाल यह है कि आम आदमी के हिस्से में आया क्या, उस पर महंगाई की जो चौतरफा मार पड़ रही है, क्या इससे उसे राहत मिलेगी और क्या बेरोजगारी में भी कमी आएगी। ये राहत पैकेज तो असल में तब असरदार माना जाएगा जब इससे सबका भला हो, ऐसा नहीं कि कुछ को फायदा हो और बाकियों के हाथ कुछ हाथ में लगे। अगर ऐसा हुआ तो फिर विपक्ष के वो आरोप कहीं न कहीं सही है जो उसने केंद्र सरकार पर लगाए। खैर मोदी सरकार के कोरोना काल में दूसरे बड़े आर्थिक पैकेज से देश और देशवासियों खासकर निचले तबके और मध्यम वर्ग की राहत मिलती है, देखना अहम होगा। इसी के साथ जनता मांगे जवाब इतना ही। नमस्कार।